नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, आपके समक्ष उपस्थित हूं यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के एक नए अंक के साथ। आपको अवगत हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आज का जब मैं अंक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं तो मुझे प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार सूर्य धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों के देवता की याद आ रही है। यद्यपि वीडियो का संदर्भ भिन्न है। देखिए, विगत कई दिनों से मैं बिहार के विभिन्न जिलों में घूमकर सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रशिक्षक की हैसियत से भाग ले रहा था। इसी क्रम में दिनांक 25/3/2026 को होटल मौर्या पटना में नाबार्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुझे विशेषज्ञ के रूप में भाग लेने का मौका मिला। यह एक राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन था जिसका विषय सहकार से समृद्धि और सहकारिता में सहकार था। मैंने भी इस सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए और इस सम्मेलन में मैंने यह स्पष्ट किया कि बिहार राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में किए गए विभिन्न अभिनव प्रयोगों को सहकार से समृद्धि और सहकारिता में सहकार की परिकल्पना में स्थान दिया गया है। मैं आपका ध्यान बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में वर्ष 2008 में किए गए संशोधन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस संशोधन के द्वारा 1935 के अधिनियम में धारा 44 क की उपधारा 2 शामिल करके प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी को ग्राम पंचायत का सहअंतक बनाया गया था। इस प्रावधान का अनुपालन करते हुए पूरे बिहार राज्य में पंचायत स्तर पर पैक्स के निबंधन का कार्य किया गया। इस मॉडल को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को अनुमोदित कार्य योजना में अगले 5 वर्षों में अब तक आच्छादित न हुए ग्राम पंचायतों और ग्रामों में नई बहुउद्देशीय पैक्स, प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में वर्ष 2010 में संशोधन करके प्रखंड स्तर पर एक ही प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निबंधन का प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत राज्य के लगभग सभी प्रखंडों में एक प्रखंड स्तरीय प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का निबंधन हो चुका है। क्योंकि हमारे स्तर पर हमारे यहाँ जलकर सीमित है, इसीलिए हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि यह प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समिति प्रखंड स्तर पर हो। पूरा सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने 5 जनवरी 2023 को पूरे देश में पैक्सों के लिए आदर्श विधियां को प्रचारित किया और यह अपेक्षा की कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आदर्श विधि को अपनाएं। भारत सरकार का यह कहना था कि इस आदर्श विधि के माध्यम से पैक्स के लिए 25 से अधिक क्षेत्रों में व्यावसायिक संभावनाओं के द्वार खोले जा रहे हैं, जिसमें डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, गोदाम निर्माण आदि शामिल है। इस जगह मैं आपका ध्यान बिहार राज्य में वर्ष 2008 में पंचायत स्तर पर पुनर्गठन के क्रम में पैक्सों के लिए अपनाई गई आदर्श विधियों की ओर आकृष्ट करता हूँ।
भारत सरकार ने जो नए 25 व्यावसायिक गतिविधियों की चर्चा की है आदर्श विधियों के माध्यम से, उसमें से हमने अधिकांश उसी समय अपनाया था। और यही कारण है कि हमने पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का काम किया, गोदाम का निर्माण किया, प्रसंस्करण इकाई लगाई, पैक्सों में कृषि उपकरण के बैंक स्थापित किए, जिसकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। और एक अन्य बात तो यह है कि जो आज भारत सरकार डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट के रूप में पैक्स को देख रही है, इसका प्रावधान तो हमारे अधिनियम की धारा 17 में बहुत पहले ही कर दिया गया था। और जो 2008 में हम लोगों ने पैक्स का बाइलॉज परिचालित किया, जिसको लागू किया, उसमें भी डीएमए की अवधारणा को स्थान दिया गया था। एक अन्य बात का उल्लेख मैं आपसे करना चाहूँगा जो हमारी उपलब्धि रही है कि वर्ष 2008 में ही संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने बिहार में सहकारिता विभाग के द्वारा सहकारी सोसाइटी को चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन की परिकल्पना की गई थी। कालांतर में वर्ष 2012 के संशोधन नियम द्वारा सभी सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन समिति के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना को दी गई। यह स्वावलंबी सहकारी समितियों पर भी लागू होता है। भारत सरकार ने कालांतर में वर्ष 2023 में बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन करके दिल्ली में भी केंद्र के स्तर पर भी बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन समिति के निर्वाचन के लिए एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की स्थापना की। जाहिर है कि भारत सरकार ने हमारे इस मॉडल को भी अपनाया। देखिए, बिहार में ही जब हमने सहकारिता विभाग ने जब वर्ष 2008 में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में संशोधन किया तो एक अन्य अभिनव प्रावधान किया गया, और यह था कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना को परिभाषित किया गया। और इस अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। आज जो भारत सरकार की सहकारी नीति है वर्ष 2025, वह भी त्रिस्तरीय संरचना को मजबूत करने पर जोर दे रही है। और एक अन्य प्रमुख बात हुई कि आजकल सहकारी समितियों की स्वायत्तता की जो बात कर रही है, और भारत की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में भी सहकारी समितियों के प्रबंधन को स्वायत्त और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। इस परिकल्पना की भी शुरुआत हमने वर्ष 2008 में ही कर दी थी, जब संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में एक नई धारा चैप्टर 6D को शामिल किया गया था। और यह चैप्टर 6D के उपबंध अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों तथा पैक्स, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के लिए थे। और इन्हें अधिनियम की अन्य धाराओं, यहाँ तक कि नियमावली और बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के उपबंधों पर भी अधिभावी प्रभाव दिया गया था। और इसके माध्यम से हमने जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियाँ थी, सहकारी समितियाँ थी, उनको सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान किया। जमा राशि तथा जमा एवं निवेश करने तथा उधार लेने की स्वतंत्रता प्रदान की। तो एक महत्वपूर्ण कदम था सहकारी समितियों को स्वायत्तशासी बनाने की दिशा में, और खासकर अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों को मजबूत करने की दिशा में। बिहार में किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पूरे देश में एक नज़ीर बना, वह था सहकारी सोसाइटी की प्रबंधन समिति में आरक्षण की व्यवस्था। वर्ष 2013 में जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया तो धारा 14 की उपधारा 2 के द्वारा सहकारी सोसाइटियों की प्रबंधन समिति में 2 पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 2 पद अति पिछड़े वर्ग और 2 पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इतना ही नहीं, इन पदों में से एक एक पद
उस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया और ऐसे पद जो आरक्षित नहीं किए गए थे उनमें से भी 50% के नज़दीक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। कहने का मतलब है कि सहकारी समितियों में सामाजिक न्याय की परिकल्पना को बिहार ने बहुत पहले लागू किया और जो नारी सशक्तिकरण की बात होती है उसको हमने सहकारी सोसाइटियों में साकार किया। और भारत सरकार ने जब वर्ष 2023 में बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन किया तो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में 1 पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए। हम सभी जानते हैं कि बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 21 है। अब मैं थोड़ी चर्चा भारत सरकार की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना क्यों करता हूं, जिसके संबंध में भी हमने शुरुआत बहुत पहले कर दिया है। वह योजना है सहकारी परिक्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने 31 मई 2023 को स्वीकृति प्रदान की और प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम में पायलट परियोजना के रूप में इसकी देश के 11 राज्यों के 11 पैक्सों में इसकी शुरुआत की। बाद में इस योजना का विस्तार किया गया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत पहले से ही सहकारी प्रक्षेत्र में संगठित रूप से पैक्स और व्यापार मंडल में भंडारण क्षमता के सृजन के लिए गोदाम निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयाँ, कस्टम हायरिंग सेंटर और उचित मूल्य की दुकान चलाने का प्रावधान किया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना है, इसके अंतर्गत पैक्स स्तर पर गोदाम निर्माण, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करना और उचित मूल्य की दुकान आदि खुलना शामिल है। लेकिन यह कार्य बिहार में बहुत पहले हो रहा था। पैक्स के स्तर पर, हमारे यहाँ पैक्स के स्तर पर गोदाम निर्माण का कार्य भी हम लोग कर रहे थे, प्रसंस्करण इकाइयाँ भी स्थापित कर रहे थे, कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोला जा रहा था और उचित मूल्य की दुकानें भी चल रही थी। और बिहार में 1990 के दशक में ही एक EEC परियोजना आई थी, जिसमें हजारों पैक्सों में 100 MT के गोदाम का निर्माण किया गया था। बाद में वर्ष 2000 में ICDP परियोजना आई, जिसने भी सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता के निर्माण को बढ़ावा दिया और राज्य के स्तर पर राज्य योजना और 2012-13 से कृषि रोड मैप के अंतर्गत भी सहकारी प्रक्षेत्र में भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की महत्वाकांक्षी कार्य को आगे बढ़ाया गया। मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ कि अनाज भंडारण के क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धि रही है। ठीक है, केंद्र सरकार अभी लेके आई है, लेकिन हमने क्या किया। अब यदि हम मोटे तौर पर एक आकलन करें तो हम पैक्स और व्यापार मंडल में 200 MT, 500 MT और 1000 MT की क्षमता का गोदाम का निर्माण करते हैं। और जो 200 MT का गोदाम है उसका प्राकलन है 17,12,800 रुपया। 500 MT की क्षमता के गोदाम का जो प्राकृतिक राशि है और 34,59,500 रुपया। और 1000 MT के क्षमता के गोदाम निर्माण की प्राकृतिक राशि है 72,67,954 रुपया। और बहुत बड़ी बात है कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट शामिल नहीं किया गया है और यह कार्य पैक्स द्वारा ही किया जाता है, पैक्स या व्यापार मंडल की प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है और इसके लिए उनको कोई अलग से लाभ नहीं दिया जाता है। उल्टे वे ज़मीन पर लीज पर ज़मीन की व्यवस्था भी करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें इसका अवयव है। और हम यदि अपनी उपलब्धि देखें तो अभी तक 7286 इस योजना के अंतर्गत, राज्य कृषि रोड मैप के अंतर्गत 7286 गोदाम का निर्माण किया गया है, जिसकी भंडारण क्षमता 17,86,000 मीट्रिक टन है। और वर्ष 2025-26 में 278 अन्य गोदामों को स्वीकृत किया गया है, जिनकी भंडारण क्षमता 2,49,000 मीट्रिक टन है। कहने का मतलब है कि हम लगभग 20 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजन करने की लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब है। और इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है, केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, सब्सिडी का प्रावधान किया गया है
और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को युग्मित करके सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन हमारी जो योजना है, बिहार सरकार की योजना है, उसकी विशेषता है कि इसमें 50% अनुदान की राशि है और 50% चक्रीय पूंजी की राशि है, जिस पर कोई सूद नहीं लगता है, और उसको 10 वर्षों में 20 अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाना है। और जब हम लोग भारत सरकार के समक्ष, जब मैं एडिशनल स्टाफ हुआ करता था और भारत सरकार को हमने जब अपनी भंडारण योजना के बारे में विभागीय सचिव और निबंधक महोदय के माध्यम से बतलाया था, तो भारत सरकार के अधिकारियों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। अब देखिए, हमने बहुत सारे राइस मिल भी स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार जो विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर रही है, तो हमने पैक्सों में, चयनित पैक्सों में 400 से अधिक राइस मिलों की स्थापना की है, जो प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में आज भी काम कर रही है। हालांकि आजकल अरबा और उसना के इशू के कारण कई जगह ऐसा हुआ है कि जो पैक्स की राइस मिल, अरबा राइस मिलें हैं, वे कार्य करना उन्होंने बंद कर दिया है। दूसरी बात है, हमने कस्टम हायरिंग सेंटर की कॉन्सेप्ट को भी बहुत पहले अपनाया था, और वर्ष 2018 में बिहार में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना को लागू किया गया, और इसके माध्यम से लगभग 3000 पैक्सों को विभिन्न कृषि उपकरण था, ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, विभिन्न तरह के कृषि उपकरण खरीदने के लिए हमने 15 लाख रुपया का राशि सहकारिता विभाग ने दिया, जिसमें 50% सब्सिडी था और 50% लोन था। इस तरह कस्टम हायरिंग सेंटर को के कॉन्सेप्ट को भी हमने बहुत पहले ही बखूबी अपना लिया था। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो लगभग 3000 पैक्सों में पीडीएस का दुकान कार्य कर रहा है, और यह कार्य हमने पीडीएस की दुकानों को बिहार सरकार ने, हमको लगता है कि 2010 के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया था, और यह काम बखूबी चल रहा है। तो अभिप्राय है कि भारत सरकार के मॉडल पर हम बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। अब मैं 2-3 बिंदुओं की और चर्चा कर दूंगा कि जो मॉडल बायलॉज की बात हो रही थी, उसमें प्रसंस्करण की भी चर्चा मैंने कर दी, और वह कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी खासकर पैक्स को मार्केटिंग यूनिट के रूप में डेवलप करने का, तो यह काम भी तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। वर्ष 2018 से ही हमने पैक्सों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का काम शुरू किया था, और वर्ष 2007-8 में हमने विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट सिस्टम को अपनाया, और वर्ष 2018 आते आते डीबीटी के माध्यम से किसानों को पेमेंट होने लगा, और लाखों किसानों को प्रति वर्ष हम डीबीटी के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की राशि का भुगतान करते हैं। और हमारे यहाँ तो कई वर्षों में 45 लाख एमटी के लक्ष्य का 100% प्राप्त किया गया है। इस साल भी लक्ष्य 100% प्राप्त होगा, और डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान हो रहा है। यद्यपि इसमें कई कमियां भी दृष्टिगोचर हो रही है, जिसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, नोडल एजेंसी के कारण भी हमको परेशानी का सामना करना पड़ा है। और जब मैं डीबीटी की चर्चा की, तो मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भारत सरकार कर रही है नई राष्ट्रीय सहकारी नीति में कि सहकारी समितियों में हम उसके पारदर्शी प्रबंधन और प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे। तो डीबीटी का काम तो हमने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, धान अधिप्राप्ति में 2017-18 में, और हम एक नई योजना लेके आए जब वर्ष 2018 में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, तो उसमें भी किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। और अब तक मैं एक डाटा देख रहा था, रबी 2023-24 तक 33 लाख से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से 2200 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। और एक अन्य बात है कि हमने सहकारी समितियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लागू किया है। सहकारी समितियों में जैसे पैक्स है और प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति है, वहाँ पर ऑनलाइन मेंबरशिप की व्यवस्था है, और इससे संबंधित शिकायतों का निपटारा करना है। यह भी एक, और साथ ही सहकारी समिति को रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने डिजिटल पोर्टल की स्थापना की है। तो यह भी हम नवीन प्रौद्योगिकी को, नवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नवीन आयामों को सहकारी समितियों में हम लागू कर रहे हैं। और एक अन्य उपलब्धि हमारी रही कि भारत सरकार प्राथमिक कृषि सहायक समितियों की सदस्यता को बढ़ाने की बात कर रही है, सदस्य संख्या बढ़ाने की बात की है, और हम लोग तो बहुत पहले से सदस्य संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी तक हमारे यहाँ पैक्स में 1,40,00,000 मेंबर बन चुके हैं। तो इन सारी बातों को मैंने अपने उद्धरण में जो नाबार्ड में मैंने दिया था शामिल किया। और मैं जब वहाँ की बैठक से निकल कर आगे आया, तो मेरा एक हाजीपुर डीसीसीबी का केएमडी है, मेरे बहुत जूनियर हैं, अमिताभ सुझाव उनका नाम है, उन्होंने एक प्रश्न मेरे सामने रखा था
कि सर जब इतनी बातें बिहार में पहले हो चुकी हैं तो आखिर कोऑपरेटिव के प्रति एक मैसेजिंग, एक परसेप्शन क्यों नहीं वैसा बन पाया जैसा काम सहकारिता विभाग ने किया? क्यों एक संदिग्ध दृष्टि से सहकारिता की ओर देखा जाता है पब्लिक परसेप्शन में? तो तत्काल मैं उसे जवाब तो नहीं दे सका, चूँकि मैं धर्मराज युधिष्ठिर नहीं था। और महाभारत का एक प्रसंग है कि यक्ष द्वारा किए गए जो प्रश्न थे महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया। लेकिन मैं इस उत्तर को तलाशने लगा, इंटरनेट पर सर्च किया, कई किताबें देखी। हालांकि बहुत सारा मटेरियल बिहार के सहकारी आंदोलन पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने जो अपना निष्कर्ष निकाला मैं उसको इस माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि परसेप्शन की लड़ाई में आखिर हम क्यों पीछे लगे। देखिए, इसके लिए आपको 1980 के दशक में जाना होगा, 20वीं शताब्दी के 80 के दशक में जाना होगा, जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस में फैक्शनल राइवली था सत्ता पर कब्जा करने के लिए। और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको लग रहा था कि सहकारी परिक्षेत्र के जो नेता हैं उनको गद्दी से हटाने का जो योजना चल रही है उसमें वे सहभागी हैं। तो उन्होंने उनको कमज़ोर करने के लिए सहकारिता को टारगेट किया और यहीं से सहकारिता माफिया या सहकारिता में गड़बड़ी और आदि विभिन्न नारे बुलंद होने लगे। देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, 100% गड़बड़ी 100% परफेक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ गड़बड़ी तो होती भी है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तक 1980 के दशक में बिस्कोमान कार्य कर रहा था तब तक राज्य में खाद्य फर्टिलाइजर्स के मामले में वह स्कार्सिटी नहीं थी जो कभी कभी देखने को मिलती है और किसानों को उचित मूल्य पर खाद्य की आपूर्ति, फर्टिलाइजर की आपूर्ति हो जाती थी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सहकारी संस्थाओं को टारगेट किया और वर्ष 1988 में और वर्ष 1989 में 2 ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वर्ष 1989 के ऑर्डिनेंस को तो बाद में कानून का रूप दे दिया गया और इसके माध्यम से सभी सहकारी संस्थाओं को अक्रमित कर दिया गया और वहाँ प्रशासक की बहाली कर दी। और हमको लगता है कि यह स्थिति लगभग वर्ष 2000 या 2001 तक चली। अब देखिए, इसमें सहकारी संस्थाओं के लिए, सहकारिता के लिए एक कठिन समय था। एक तो परसेप्शन बनाया जा रहा था कि सहकारिता में सब कुछ नहीं है और सब यह सहकारिता माफिया के नियंत्रण में है, जो सहकारी संस्थाओं का शोषण अपने हित में कर रहे हैं, उसका लूट खसोट कर रहे हैं। यह एक परसेप्शन था, बनाया जा रहा था। और इसी में यह टफ टाइम था। लेकिन इसी पीरियड में 1990 से 2000 के दशक में कुछ अच्छे सेक्रेटरी और स्टाफ बने आए जो राज्य जिनको समुचित स्थान नहीं दे रहा था तो उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्रेटरी और स्टाफ बनाया और इस स्थिति में उन्होंने बहुत सारे सुधार का प्रयास किया। इसी समय वर्ष 2000 में हमको लगता है वर्ष 2000 के आसपास अमिताभ वर्मा सर कोऑपरेटिव सेक्रेटरी थे। उन्होंने बिहार सरकार से समन्वय स्थापित करके और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से प्रोक्योरमेंट का काम शुरू करवाया, अनाज अधिप्राप्ति का काम शुरू करवाया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय कंग साहब संभवतः चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनकी अध्यक्षता में विकास भवन में एक बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था। ये क्रम आगे चलता गया और 2007-08 में हम लोगों ने चर्चा ही की। 2006-07 में उसके आसपास हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम को अपनाया। इसी बीच थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र में सुधार होने लगा, सरकारी सोसाइटियों खासकर पैक्स वगैरह में। इसी समय पैक्स और डीसीसीबी और एससीसीबी के सुदृढ़ीकरण के लिए एक वैद्यनाथन आयोग का रिपोर्ट आया और जिसके माध्यम से पैक्स को एक पैकेज मिला। 2009 में हमको याद है कि लोन वेवर स्कीम आया था जिससे भी पैक्स, डीसीसीबी और एससीबी को काफ़ी लाभ हुआ। और यह कार्य कराने के समय आदरणीय रविकांत सर हमारे सहकारिता सचिव हुए थे। उन्होंने बड़ी शिद्दत और मेहनत से इन कामों को कराया था। तो यह लगा कि एक बार फिर रिवाइवल हो रहा है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में या कोऑपरेटिव के परसेप्शन में, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को भी ऋण मिलना शुरू हो गया था, जो कॉन्टैक्ट हमारा बढ़ गया था। और एक अन्य बात यह हुई थी कि जो धान अधिप्राप्ति का जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम था उसमें होता था कि पैक्स धान खरीद करके एसएफसी को आपूर्ति करता था। एसएफसी मिलिंग करा के अपना पीडीएस सिस्टम में उसकी आपूर्ति करता था भारत सरकार के माध्यम से। लेकिन एसएफसी इस काम में सक्षम नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और हजारों करोड़ के गबन की
वन की राशि का मुकदमा चला, जो आज भी चल ही रहा है। तो बिहार सरकार ने यह काम फिर पैक्स को पूरी तरह सौंप दिया और व्यापार मंडल को कि धान अधिप्राप्ति करना है किसानों से, चयनित मिलों से मिलिंग करा के एसएफसी को सीएमआर उपलब्ध कराना है। तो एक बहुत बड़ा काम था जिसे हमने हमारे पैक्सों और व्यापार मंडलों ने किया, जिसे करने में राज्य सरकार की इकाई थी राज्य खाद्य निगम पूरी तरह सफल नहीं थी और वहाँ हजारों करोड़ के घोटाले का सामना करना पड़ा था। यह सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ नकारात्मक मामले भी सामने आए। 2010-11 के बाद विभागीय अधिकारियों को निगरानी द्वारा ट्रैप करने का कई मामला सामने आया है। लगभग हमको लगता है कि 1 दर्जन से अधिक अधिकारी पिछले कई वर्षों में जो निगरानी द्वारा ट्रैप किए गए। इससे भी परसेप्शन पर असर पड़ा। सहकारिता विभाग के अच्छे काम के होते हुए भी निगरानी विभाग द्वारा नियंत्रण की जा रही ट्रैपिंग, जो हमारे अधिकारी उस ट्रैपिंग में कई डीसीओ भी थे, कुछ एक आध JR भी थे, फंसते गए। तो इससे परसेप्शन पर असर पड़ा है। और हम लोग को याद है कि इसी समय कालांतर में एक सृजन घोटाला सामने आया था भागलपुर में, जो सृजन सहकारिता समिति से संबंधित था। यद्यपि बहुत ज़्यादा रोल उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का नहीं था, लेकिन इस सृजन घोटाले ने भी एक गहरी चोट पहुंचाई पब्लिक परसेप्शन में और सहकारिता की छवि को काफ़ी खराब किया। और हमको याद है कि हम लोग तो फील्ड में नौकरी करते थे, तो बहुत फेस करना बहुत मुश्किल था। और जब हम लोग के जो अन्य विभागों के अधिकारी हुआ करते थे, तो हम लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा करते थे कि कोऑपरेटिव का यही माहौल है। एक अन्य नकारात्मक डेवलपमेंट इस साल यह हुआ कि जैसे राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू थी, तो उसके माध्यम से किसान को क्रेडिट कार्ड हम लोग देते थे, किसान क्रेडिट कार्ड देते थे, फिनांसिंग करते थे। और प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लेंडिंग में हमारा बहुत बड़ा योगदान होता था। और जिला का जो CD रेशियो था वो कोऑपरेटिव बैंक के कारण अच्छा रहता था। इस कारण जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो अप्रिशिएट करता था, कोऑपरेटिव बैंक की MD की पूछ होती थी। लेकिन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया। हम लोग भी अपनाया और शुरुआती वर्षों में हुआ कि जो प्रीमियम दिया जाता था उससे कम क्लेम मिलता था। उस समय जो तत्कालीन लीडरशिप थी, हमारे वर्तमान लीडरशिप जो अभी भी है, हम तो सहकारिता विभाग ने कोई वैकल्पिक मॉडल तैयार करने का आदेश दिया गया और सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना तैयार किया। यह उस समय की मांग थी, उस समय के लिए बहुत सही था, लेकिन इसमें किसान क्रेडिट कार्ड से इसको लिंक नहीं किया गया था। परिणाम हुआ कि इस योजना के लागू होते ही किसानों का सहकारी बैंकों के संपर्क टूट गया और किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी बंद हो गया। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग वितरित करते थे तो उसकी वसूली फसल बीमा में जो क्षतिपूर्ति की राशि मिलती थी उससे हो जाती थी। इससे किसान का पर्पस भी सॉल्व होता था, कोऑपरेटिव बैंक का भी बैलेंस शीट सुधार आता था और पब्लिक परसेप्शन भी जाता था कि हाँ, ये किसानों के हित में काम कर रहा है। लेकिन यह भी बंद हो गया। तो एक इससे स्थिति थोड़ी सी और गड़बड़ाई। और हुआ यह कि पूरा जो सहकारी परिक्षेत्र का, पैक्स का, व्यापार मंडल का या सहकारिता विभाग का फोकस जो धान अधिप्राप्ति पर हो गया। धान अधिप्राप्ति का हम काम करने लगे, कभी कभी हम 100% पर भी प्राप्त करते थे, लेकिन इसकी कमियां भी उजागर होने लगी और इससे किसानों में या चाहे आम जनता में परसेप्शन जाने लगा कि सब कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर में सब कुछ सही नहीं है। एक अन्य बात की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, वह था कि जो सेक्रेटेरिएट में जो पोस्टिंग का जो पैटर्न हुआ करता था, अभी 25 साल का पोस्टिंग का पैटर्न देख लीजिए, तो उसमें होता था कि कई अधिकारी था 10-10 साल अधिकारी थे जो 10-10 साल 15-15 साल सेक्रेटेरिएट में ही रहते थे और कहीं बीच में 1 आध साल के इधर उधर गए, फिर लौट के सचिवालय में ही आ जाते थे या पटना में ही आ जाते थे। तो होता था कि जो सचिवालय और फील्ड में समन्वय होना चाहिए वह समन्वय धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। जो सचिवालय के अधिकारी थे उनको फील्ड का अनुभव नहीं था, फील्ड की समस्याओं की उनको जानकारी नहीं थी या फील्ड की समस्याओं को वो समझ नहीं पाते थे। इसके कारण भी परसेप्शन के क्षेत्र में कुछ कमी महसूस हुई और हम लोग अच्छा काम करने के बावजूद भी जो हमारा सहकारी समितियाँ थी या सहकारिता विभाग था, किसान के कल्याण में, किसान के हित में काम करने के बावजूद भी गुनाहों का देवता बनकर रह गया। तो आज के अंक में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए विदा देता हूँ। धन्यवाद।